हेलो एवरीवन। अमेरिका की हिस्ट्री में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए छप जाते हैं, कुछ अच्छे कामों के लिए और कुछ बदनामी के लिए। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी में डीप डाइव करेंगे जिसका नाम 1930s में हर अमेरिकन की जुबान पर था। एक ऐसा बैंक रॉबर जो लोगों के लिए हीरो बन गया और गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। वो नाम था जॉन डिलिंजर। चलिए सीन इमेजिन करते हैं। शिकागो शहर की एक बहुत गर्म स्टिकी सी रात। साल है 1934। बायोग्राफ थिएटर के बाहर हवा में एक अजीब सी टेंशन है। अंदर एक मूवी चल रही है, मैनहट्टन मेलोड्रामा। लेकिन उस रात का असली ड्रामा तो अभी पर्दे के बाहर शुरू होने वाला था। एक ऐसा ड्रामा जिसका क्लाइमैक्स गोलियों की आवाज से लिखा जाना था। तो इस कहानी के फाइनल सीन में 3 मेन कैरेक्टर्स थे। अमेरिका का सबसे वांटेड गैंगस्टर जॉन डिलिंजर, उसकी नई गर्लफ्रेंड पॉली हैमिल्टन और एक इन्फॉर्मेंट एना साज, जिसे हिस्ट्री हमेशा द लेडी इन रेड के नाम से याद रखेगी। फन फैक्ट, उस रात उसने रेड नहीं बल्कि एक ऑरेंज ड्रेस पहनी थी। जैसे ही डिलिंजर फिल्म देखकर थिएटर से निकला, एक अंधेरी गली में FBI एजेंट्स ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। पब्लिक एनिमी नंबर 1 खत्म। ये सिर्फ एक क्रिमिनल की मौत नहीं थी, ये एक पूरे एरा का एंड था। इस खबर ने पूरे देश में लिटरली सनसनी मचा दी। लेकिन सवाल तो ये है, इंडियानापोलिस का एक आम सा लड़का आखिर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना तो बना कैसे? उसकी कहानी में ऐसा क्या था जिसने उसे 1 साल से भी कम टाइम में इतना इनफेमस और कुछ लोगों के लिए एक फोक हीरो बना दिया? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। हम देखेंगे कि वो गलती से गैंगस्टर कैसे बना, उसने एस्केप प्रूफ जेल्स का मजाक कैसे उड़ाया, वो FBI का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बना, और आखिर में डिलिंजर की असली लेगेसी क्या है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और डिलिंजर की कहानी की शुरुआत हुई उसकी जवानी की एक ऐसी गलती से जिसने उसकी जिंदगी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दी। जॉन डिलिंजर का जन्म 1903 में इंडियानापोलिस में हुआ। लाइफ शुरू से ही इजी नहीं थी। सिर्फ 3 साल का था जब उसकी मां गुजर गई। उसके फादर ने दूसरी शादी की, लेकिन जॉन का रिश्ता उनसे हमेशा अजीब सा ही रहा। स्कूल में मन नहीं लगा, 7th ग्रेड में ही पढ़ाई छोड़ दी। थोड़े टाइम के लिए US नेवी ज्वाइन की, लेकिन वहां का डिसिप्लिन झेला नहीं गया तो वहां से भी भाग गया। बेसिकली नौकरी मिल नहीं रही थी और लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं था। और फिर 1924 में 21 साल की उम्र में उसने अपनी लाइफ की शायद सबसे बड़ी गलती की। एक पुराने क्रिमिनल एड सिंगलटन के साथ मिलकर एक ग्रोसरी स्टोर लूटने की कोशिश की। रॉबरी फेल हो गई और घबराहट में डिलिंजर ने दुकानदार के सर पर एक लोहे के बोल्ट से मार दिया। वो ज्यादा कुछ लूट नहीं पाए और जल्द ही पकड़े गए। और यहां से कहानी ने एक जोरदार मोड़ लिया। देखिए, उसका साथी एड सिंगलटन, जिसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसने नॉट गिल्टी प्ली ली और उससे मिली सिर्फ 2 साल की सजा। जबकि डिलिंजर, जिसका ये पहला बड़ा क्राइम था, उसके फादर ने सलाह दी कि गिल्टी मान लो, जज नरम रहेंगे। रिजल्ट, डिलिंजर को मिली 10 से 20 साल की सजा। सोच के देखिए, यही वो पल था जिसने उसके अंदर सिस्टम के खिलाफ नफरत भर दी। जेल उसके लिए सजाघर नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम बन गई। 8.5 साल जेल में बिताने के बाद जब डिलिंजर बाहर निकला तो वो एक अलग ही इंसान था। अंदर उसने अमेरिका के कुछ टॉप बैंक रॉबर्स से दोस्ती कर ली थी और उनसे क्राइम की हर ट्रिक सीख ली थी। यहां से शुरू हुआ उसकी बदनामी का वो दौर जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। और अब देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। मई 1933 में वो पैरोल पर छूटा। उस वक्त अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। बैंक फेल हो रहे थे और लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ चुका था। ऐसे में जब डिलिंजर ने बैंक लूटने शुरू किए तो कुछ लोग उसमें एक एंटी हीरो देखने लगे। अगले 4 महीनों में उसने अपने नए गैंग के साथ कम से कम 5 बैंक लूट लिए। सितंबर में वो ओहायो में पकड़ा गया, लेकिन जेल में रहते हुए उसने अपने गैंग को जेल से भगाने का प्लान बनाया और उसे फंड भी किया। और वही हुआ। अक्टूबर में उसके साथ ही जेल से भागे और फिर वापस उसी जेल में आकर शेरिफ को मारकर डिलिंजर को छुड़ा ले गए। अब डिलिंजर अमेरिका का मोस्ट वांटेड आदमी बन चुका था। पकड़े जाने के बाद उसे इंडियाना की क्राउन पॉइंट जेल में रखा गया। ये जेल उस टाइम की सबसे मॉडर्न और सपोजिडली एस्केप प्रूफ मानी जाती थी। वहां की शेरिफ लिलियन हॉले ने मीडिया को बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हमें अपने नए कैदी से कोई परेशानी की उम्मीद नहीं है। अगर उसने हिलने की कोशिश की तो आधा दर्जन डेप्यूटीज मशीन गन्स के साथ तैयार हैं। लेकिन शेरिफ का कॉन्फिडेंस बस कॉन्फिडेंस ही रह गया। डिलिंजर की चालाकी देखिए। उसने जेल के वर्कशॉप से लकड़ी का एक टुकड़ा और एक रेजर चुराया
और उससे एक नकली पिस्टल बनाई। उस पर काली शू पॉलिश रगड़कर उसे बिल्कुल असली जैसा लुक दिया, और इसी नकली बंदूक के दम पर उसने दर्जन भर गार्ड्स को ब्लफ किया, उन्हें एक सेल में बंद किया और आराम से जेल से बाहर चला गया। लेकिन इस बार भागते भागते उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उस पर बहुत भारी पड़ गई। उसने गेटअवे के लिए शेरिफ की पर्सनल कार चुरा ली और उस कार को स्टेट लाइन क्रॉस करवा दी। अमेरिका में चोरी की गाड़ी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना एक फेडरल क्राइम है। मतलब अब लोकल पुलिस नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी जे एडगर हूवर के फेडरल एजेंट्स यानी FBI सीधा उसके पीछे लग गई थी। तो अब मामला लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर देश की सबसे बड़ी एजेंसी के पास था, और यहां से शुरू हुआ अमेरिका का सबसे बड़ा मैनहंट, एक शिकार जिसने ना सिर्फ डिलिंगर की किस्मत तय की बल्कि FBI को भी हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त की FBI, जिसे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे, इतनी ट्रेंड या ऑर्गेनाइज नहीं थी। उन्होंने डिलिंजर को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बार बार फेल होते रहे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिटिल बोहेमिया लॉज का फियास्को। FBI को टिप मिली कि डिलिंजर अपने गैंग के साथ एक लॉज में छुपा है। एजेंट्स ने लॉज को घेर लिया, लेकिन अंधेरे में गलती से उन्होंने कुछ आम लोगों पर गोली चला दी। एक बेकसूर आदमी मारा गया, और इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर डिलिंजर और उसकी गैंग पीछे के रास्ते से फिर से भाग निकली। ये FBI और उसके डायरेक्टर जे एडगर हूवर के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। इसी शर्मिंदगी और गुस्से के बाद हूवर ने डिलिंजर को ऑफिशियली पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, अब ये हूवर के लिए एक पर्सनल दुश्मनी बन चुकी थी। देश भर के अखबारों में डिलिंजर का चेहरा छप गया। हूवर का मैसेज साफ था, डिलिंजर को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। अब डिलिंजर पर प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा था। पूरे देश की पुलिस और FBI उसके पीछे थी। गायब होने के लिए उसने कुछ डेस्परेट कदम उठाए। उसने चिकागो में प्लास्टिक सर्जरी करवाई अपना चेहरा बदलने के लिए। यहां तक कि उसने एसिड से अपनी फिंगरप्रिंट्स जलाने की भी कोशिश की। इसके बावजूद उसने बैंक लूटना जारी रखा, जिसमें साउथ बेंड की उसकी आखिरी बैंक रॉबरी भी शामिल थी। और फिर आई वो रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। डिलिंजर शिकागो में छपा हुआ था। उसे पकड़ने का जिम्मा था FBI के स्टार एजेंट मेल्विन परविस पर। और इस कहानी में ट्विस्ट लाई एना साज। एना एक ब्रॉथल चलाती थी और उस पर इलीगल इमिग्रेंट होने के कारण डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही थी। उसने FBI से एक डील की, वो डिलिंजर को पकड़वा देगी, बदले में FBI उसकी डिपोर्टेशन रुकवा देगी और उससे इनाम का पैसा भी मिलेगा। डिलिंजर की मौत के साथ उसकी क्राइम की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी लेगेसी अभी शुरू हुई थी। एक ऐसी लेगेसी जिसके बारे में शायद उसने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा, और जो आज भी अमेरिका पर अपना असर डालती है। पब्लिक में उसकी इमेज एक मॉडर्न रॉबिन हुड की बन गई थी, एक हीरो जो अमीर बैंकों को लूटकर गरीबों की मदद करता है। ग्रेट डिप्रेशन के उस दौर में लोग बैंकों से नफरत करते थे, इसलिए उन्हें डिलिंजर में अपना बदला दिखता था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। वो एक वायलेंट क्रिमिनल था जिसने सारा पैसा अपने पास रखा। उसकी गैंग पर 24 बैंक और 4 पुलिस स्टेशन लूटने का आरोप था, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे। और सोचिए, जब वो मारा गया उसकी उम्र सिर्फ 31 साल थी, जस्ट 31। एक छोटी सी जिंदगी, लेकिन इतनी इवेंट से भरी हुई, इतनी तेजी से जी गई कि उसने एक पूरे देश को अपनी कहानी में उलझा दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला पहलू है। डिलिंजर ने अनजाने में एक ऐसी चीज बना दी जिसके बारे में शायद कोई नहीं सोच सकता था। उसको पकड़ने की जिद में और लिटिल बोहेमिया जैसी गलतियों से सीखकर जे एडगर हूवर ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने पावर को सेंट्रलाइज किया, एजेंट्स को बेहतर ट्रेनिंग दी और मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स जैसे क्राइम लैब्स और वायर टैपिंग शुरू की। बेसिकली एक क्रिमिनल का पीछा करते करते उसने उस मॉडर्न और पावरफुल FBI को जन्म दिया जिसे हम आज जानते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक चोर जिसकी वजह से अमेरिका की सबसे पावरफुल पुलिस फोर्स बनी, क्या वो एक हीरो था जैसा कुछ लोग मानते थे, एक खतरनाक विलन जैसा कानून की नज़र में था, या इन सबसे अलग हिस्ट्री का एक अजीब सा कैटलिस्ट जिसके कामों का अंजाम उसके इरादों से कहीं ज्यादा बड़ा निकला? इसके बारे में जरूर सोचिए।